हेलो फ्रेंड्स, अशोक आई इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट 2016 का यूपीएससी पीवाईक्यू एक नज़र में, मतलब प्रीलिम्स का जो है, आप जानते हो कि हम लोग प्रीलिम्स में पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज चलाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि कुछ कुछ क्या मतलब दो ईयर वाइज 2013 से लेकर के 2025 तक के प्रश्न इसमें हम लेते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि आपको पढ़ने की दिशा सही कराते हैं कि आप पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि कैसे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा ध्येय रहता है हमेशा कि हम जो भी चीज़ पढ़ें तो वो सिलेबस के दायरे में रह करके पढ़ें, जिससे क्या होगी, हमारी बाउंड्री सेट हो, हम कुछ भी ऐसा ना पढ़ें कि जो हमारे लिए फालतू हो। ठीक है, और चाहे आप यूपीएससी मेंस के संदर्भ में आप देख लो, ठीक है, यूपीएससी पीवाईक्यू मेंस के संदर्भ में देख लो, तो मैं मेंस के भी क्वेश्चन कराता हूँ, तो वहाँ पर भी मैं बार बार सिलेबस आपको फोकस करता हूँ कि सिलेबस देखिए आप बार बार। ठीक है, पीवाईक्यू देखिए। तो हम कुछ भी जो है अनर्गल बेवजह की चीज़ें आपको बताने से, पढ़ाने से बचते हैं कि आप क्यों बेवजह, क्योंकि देखिए इस समय जो है सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, सोशल मीडिया के दौर में आपके पास इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हम इन्फॉर्मेशन आपको दे भी देंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक आप इन्फॉर्मेशन रोक नहीं पाओगे। और ज़्यादा आप दिन भर जो है रील्स देखोगे, इसके नुकसान भी है सोशल मीडिया के। आप दिन भर रील्स देखते हो या इधर उधर की वीडियो देखते हो, इससे क्या होगा कि आपका दिमाग की कैपेसिटी है वो भर जाती है। मैं मतलब आप इसको मजाक में भी ले सकते हो कि कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा। भाई चीज़ें होती क्या है कि भाई एक चीज़ें मान लो कि आप दिन भर में 5 चीज़ें पढ़ते हो, उन्हीं को बार बार रिवीजन करते हो, तो वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेंगी। लेकिन आप अगर 25 चीज़ें सोच रहे हो कि हम दिमाग में रख लें, तो 25 चीज़ों को रिवीजन भी तो बार बार करना पड़ेगा, तभी तो वो आपके माइंड के स्टोर में जाके सेट हो पाएगी। कि भाई एक माइंड आपका ये जो है, आप नॉर्मल आप यूज डेली आप जो काम कर रहे हैं, ये माइंड आपका चल रहा है। फिर आपको अगर इन चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है, तो आपको अलग एक मेमोरी में जाकर सेट करना पड़ेगा। तो आप जब उसका रिवीजन करोगे तभी सेट होगा। तो हम ज़्यादा चीज़ें इसीलिए देने से बचते हैं कि आप कम चीज़ों को बार बार पढ़ के उसी से ही आपको एग्जाम निकालिए। ठीक है, तो हमारा फोकस इसीलिए ये रहता है कि हम जो भी चीज़ें आपको पढ़ाएं तो सिलेबस के दायरे में पढ़ाएं और पीवाईक्यू को बार बार देखते रहें, जिससे क्या होगा कि हम कुछ भी फालतू ना पढ़ें। क्योंकि ये देखिए यूपीएससी एक तरीके से सागर है। ठीक है, अगर आप सागर में कूद गए हो, कूद जाओगे, तो कहीं पर भी आपको दिशा नहीं दिखाई देगी कि हमको जाना किधर है। तो इसलिए हमारे लिए क्या है कि यूपीएससी ने हमको सिलेबस दे रखा है, तो हम बार बार सिलेबस देखेंगे, तो हम अपनी बाउंड्री सेट कर लेंगे। भाई हमको यहाँ तक जाना है, मान लो ये यूपीएससी है और हमको यहाँ तक जाना है, तो हम इधर और इधर न जाएं, सीधे रास्ते से जाएं और इन्फॉर्मेशन जितनी जरूरी उतनी लेते रहे, फालतू इधर उधर का कचरा हम ना पढ़ें। ठीक है, तो एनवायरमेंट की सीरीज चल रही है। अभी हमने 2016 एनवायरमेंट के क्या मतलब 2016 की सीरीज चल रही है, तो 2016 में हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया है। हमने इससे पहले इकोनॉमिक क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। ठीक है, और पॉलिटी कर लिया है, ज्योग्राफी कर लिया है। ठीक है, ज्योग्राफी कर लिया है, पॉलिटी कर लिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को कर लिया, तो आगे अब जो है हम एनवायरमेंट की कर रहे हैं। फिर इसके बाद हिस्ट्री और अन्य पक्ष की तरफ जाएंगे। ठीक, तो देखिए हमारे गणित का सर्वप्रथम हमेशा सिलेबस होता है, तो हम पहले सिलेबस देखेंगे। तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम मूव करते हैं मेंस के सिलेबस पे। ठीक, मेंस में भी हमको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर बस संरक्षण लिख दिया है, पर्यावरण प्रदूषण लिख दिया है, क्षण लिख दिया है, पर्यावरण प्रभाव आकलन लिख दिया है। तो ये चीज़ें आपकी मेंस के स्तर पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम इस पर पढ़ें क्या। तो हमको बार बार प्रीलिम्स पीवाईक्यू प्रीलिम्स के भी देखने हैं, मेंस के देखने हैं। तो हमको बार बार, आप देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, ये देखना है। इस पर आप अंडरलाइन बार बार सिलेबस में कर लेना कि हमको विशेषज्ञ नहीं बनना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पीएचडी करने लगते हैं इसी में कि हमको और अच्छा रिसर्च क्या 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 कहाँ पर हुआ। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, बस उसको आपको दिमाग में रखना है। और कहीं कहीं पर हमें अगर डेप्थ में जाने भी है तो थोड़ा बहुत डेप्थ में जाना है, ज़्यादा नहीं घुसना है। अगर हमारा सामान्य तरीके से पढ़ के अगर प्रश्न हो जाते हैं तो क्यों हम बेवजह पढ़ें। अच्छा, गलतियां बच्चों से क्या होती है, देखिए आपने अगर 2-3 साल तैयारी कर ली, तो आप लोगों से गलती क्या होती है कि आप क्वेश्चन को ठीक से बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हो। ये कब टाइम होगा, जब आप बहुत सारे डेली प्रश्न लगाओगे तो आपको पढ़ने की गलतियां समझ में आएंगी, कहाँ पर हम गलती करते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, शुरुआती दौर में मैं प्रश्नों को सारा सिलेबस 2-3 बार पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन कर रहा हूँ तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके कारण है कि क्वेश्चनों को ठीक से समझने में दिक्कत होती थी। तो मुझे भी यही लगता है कि आप लोगों को भी यही समस्या होती होगी। ठीक है, तो चलते हैं सीधे प्रश्न। अब देखिए इनकी श्रृंखला, मतलब कि और भी आगे मैं लगा दूंगा कि प्रश्न कैसे कैसे किस किस वर्ष पूछे गए। तो आप देखिए जो है ज्योग्राफी है यहाँ पर, तो देखिए 2011 में 17 क्वेश्चन, 12 में 14 क्वेश्चन, 13 में 14 क्वेश्चन, 14 में 20 क्वेश्चन, 15 में 12 क्वेश्चन, 16 में 16 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी, अब इसके आगे भी मैं दिखा दूंगा। अभी क्या है कि मैं 16 कर रहा हूँ, अब अगली बार 17 करूंगा तो 17 का भी लगा दूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए अब इसका एवरेज निकालोगे तो आप लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए प्रतिवर्ष पूछे जाने वाले प्रश्नों की औसतन संख्या। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि ये जो है 15 नंबर आपको अगर इससे लेने हैं तो 15 में आपको दिमाग लगा के रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग करंट अफेयर पर फोकस रहें। ये सब्जेक्ट अगर करंट अफेयर में फोकस रहेंगे, प्लस
PYQ देखते रहेंगे प्लस सिलेबस को बार बार देखेंगे, तो हम इसके 15 में लगभग 10 क्वेश्चन करने की स्थिति में आराम से हो जाएंगे। 10 तो आराम से होना ही होना है, नॉर्मल भी पढ़ के चले जाओगे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखो पीटी निकालने के लिए बहुत दिमाग से काम करना है। 15 क्वेश्चन इससे दिए हैं तो 15 में हमने 10 इससे कर लिए। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 17 क्वेश्चन। तो मान के चलो कि 17 में से आपने कितने कर लिए, इसमें भी 10 मान लो, ठीक। राज्य व्यवस्था में कितने आ रहे हैं? 13 मान लो, अभी तक के 13। वैसे संख्या इनकी बढ़ भी जाती है, तो 13 में हमने मान लो बहुत गिरी हालत होगी तो आप 9 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद इकोनॉमी में कितने आ रहे हैं? 16 क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, 10 क्वेश्चन इससे भी कर लोगे। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, ज़्यादा कि हम चक्कर में पढ़ेंगे नहीं कि ज़्यादा के चक्कर में पढ़ें, ठीक है। तो कितने हो गए? 10, 10, 20, 10, 30, 39, देखिए, ठीक है। और इसके बाद समान विज्ञान थे, आप कितना भी कर लोगे, 7-8 क्वेश्चन, इससे 8 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। साइंस से 12 में से 8 क्वेश्चन, ठीक। नहीं 8, मैं इसको 5 ही मान ले रहा हूँ, ठीक है, 5 क्वेश्चन मान ले रहा हूँ। बाकी आप करंट पढ़ोगे, करंट वगैरह पे ध्यान दोगे तो आपके कितने बन रहे हैं? 12 क्वेश्चन ये बन रहे हैं करंट अफेयर वगैरह पे। तो आप 12 क्वेश्चन पे, इस पे भी अगर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फोकस रहोगे तो इस पे क्या, मैं बिल्कुल कम ले रहा हूँ। अगर आपका बहुत अच्छा वेटेज होगा तो इसमें बढ़ा भी सकते हो, मैं बिल्कुल कम ले रहा हूँ कि आप बॉर्डर लाइन पे तो ऐसे ही पहुंच जाओगे कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो करंट अफेयर पढ़ोगे तो 10 क्वेश्चन आपके आराम से करंट अफेयर में हो जाएंगे। मान लो 8 क्वेश्चन है तो आप 10, 10, 20, 10, 30, 30 और 9, 39, 39, 8 कितने हो गए? 47, 47, 5 52 क्वेश्चन तो आपको ऐसे को, तो आप लगभग कट ऑफ के पास तो ऐसे ही पहुंच गए। अगर आपने थोड़ा सा और ध्यान दिया तो आपको 65 क्वेश्चन आपके आसपास ठीक करने की कोशिश करिए कि हमको 60 से 65 क्वेश्चन अचीव करना। किसी मैं तो बिल्कुल कम बोल रहा हूँ इसमें, ये आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। नॉर्मल आपने अगर मेहनत कर ली तो इतना तो आप नॉर्मल करके चले आओगे, लेकिन आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मान लो कि आपकी राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी, तो 13 के 13 भी ठीक किए जा सकते हैं, है ना। इकोनॉमी आपने बहुत अच्छी पकड़ बना ली तो 16 में 15 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। हिस्ट्री जिसकी बढ़िया वीक है तो 17 में से 15 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। तो इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अगर आप करोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भूगोल तो हमने छोड़ ही दिया था, भूगोल को हमने लिया ही नहीं। भूगोल में 15 क्वेश्चन है तो इसमें 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से जो है आपका हो जाएगा। तो चलते सीधे हम प्रश्न पे। अब इसमें देखिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आगे अगर हम जो चीज़ भी पढ़ें तो उसको सिलेबस और PYQ को देखते हुए पढ़ाई करें, तो जिससे क्या होगा कि हम सिलेबस जो भी पढ़ें तो हम बिल्कुल मतलब कि ऐसा ना पढ़ें कि फालतू की चीज़ें हमारे दिमाग में बसें। हम उन चीज़ों को पढ़ें जो हमारे काम की है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये उस समय जो है काफ़ी चर्चा में चल रहा था, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ठीक है। आपने देखा होगा कि मिशन गंगा चल रहा था 2014 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय गंगा सफाई अभियान वगैरह ये सब चीज़ें चली थी, तो मिशन गंगा वगैरह ये सब चीज़ें चली थी, तो उसी समय काफ़ी चर्चा में था। तो ये करंट अफेयर का विषय बन जाता है। और आपको पता है कि ये साइंस हो गया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गई, ये सब करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा अपडेट मांगता है। तो आप अगर करंट अफेयर पढ़ोगे तो इसको आप एनवायरमेंट के टॉपिक से जोड़िए और करिए क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अब कैसा पूछेगा, तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की प्रमुख विशेषताएं। अब विशेषता में क्या है कि नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। NGRBA मतलब यही अथॉरिटी का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा नदी बहती, ठीक है। तो अब आपको इसमें से ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको आपने देख लिया। बाकी करंट अफेयर में फोकस रहना कि अगर कोई अथॉरिटी आती है तो उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, कि अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है, ठीक। मान लो कोई अथॉरिटी है तो UPSC ने स्ट्रक्चर दे दिया आपको कि हम ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि उसने वो क्या पूछेगा। मान लो कोई और अथॉरिटी के बारे में पूछ लेगा तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि मान लो नदी से संबंधित है तो उस नदी के बारे में देख लेना कि योजना प्रबंधन की इकाई है क्या, नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन इकाई, ठीक है। तो नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है, ठीक, ये आपको देखना। तो आप कोई और अथॉरिटी के बारे में होगा तो उसकी प्रबंधन इकाई के बारे में देख लिया। फिर राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। अब आपको दूसरी अथॉरिटी होगी तो उसके बारे में थोड़ा देख लेना है। फिर उसके बारे में देखिए कि उसका जो अध्यक्ष होता है वो कैसे चुना जाता है और सर्किल में चुने जाते हैं क्या, जिस नदी जहां से निकल रही है या कोई और अथॉरिटी है तो उसके बारे में क्या है, उसका अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, एक बार चुन करके दोबारा क्या चुन सकता है क्या, इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर बता के चला गया। तो अब अगली बार कोई भी अथॉरिटी आएगी तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि अगली बार UPSC ऐसे स्ट्रक्चर से संबंधित अथॉरिटी से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल आता है, NGT जिसको हम बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब इसके बारे में पूछ लेगा कि क्या है, कैसी न्यायिक इकाई है, अर्ध न्यायिक इकाई है, इसके फैसले हाई कोर्ट के बराबर होते हैं क्या। तो जब भी आप पढ़ें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें, ठीक। तो मैंने इसीलिए ये चीज़ें बताई कि ये चीज़ें क्या होती है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजस्ट्री में, मतलब UNCCD, ये काफ़ी चर्चा में हर साल, इसके हर शायद 2 साल में इसके जो है सम्मेलन होते हैं UNCCD। तो ये क्या होता है कि डिजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण जैसे राजस्थान का क्षेत्र है
विश्व में जो मरुस्थलीकरण के क्षेत्र है, जैसे मान लो यहाँ पर मरुस्थल था, अब इसका आकार और बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक बढ़ गया, फिर और आकार बढ़ता जा रहा है। तो ये ऐसे आकार बढ़ रहा है, तो इसके आकार को हम कम कर रहे हैं कि मरुस्थलीकरण अगर इस दायरे में था तो इसको और कम करें, इसमें कुछ ऐसे पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं जो जलवायु परिवर्तन और डिजर्टिफिकेशन को रोकने का प्रयास करता हो। तो उसके लिए ये सम्मेलन है, तो हर साल होता है। ऐसे यूएनएफसीसी का होता है, यूएनएफसीसीसी, है ना। तो इनके सम्मेलनों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है, तो पहले इनके बारे में यूएनसीसीडी के बारे में आप आज जाकर के पढ़ो। इसका कॉप जो होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कौन से नंबर की लास्ट बार हुई, अगली बार कहाँ होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे तब जाकर के आपको इनके बारे में पता चलेगा। अब इनके बारे में ये आप पॉज करके इनके बारे में पढ़ो कि कैसे। तो इनका उद्देश्य क्या है, नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के मत प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यह विशेष या विशिष्ट रूप से दक्षिण और दक्षिण एशिया, उत्तर अफ्रीका क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों से बड़े हिस्से का नियंत्रण या सुलभ कराता है। फिर यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने है। तो ऊर्ध्वगामी, ठीक है, उपागम, बॉटम अप अप्रोच। देखिए यूपीएससी आपकी मदद भी करता है साइड में लिख करके, ठीक है। तो बिल्कुल भी ये परेशान मत होइए कि यूपीएससी भेदभाव करता है, तो हिंदी मीडियम के साथ इस तरह का कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद ये इसके कोड दिए हैं, तो कैसे इसमें आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। कॉमन सेंस मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कॉमन सेंस बताने लगूंगा तो फिर हम लोग जो मेन चीज़ हम सिखा रहे हैं अभी हमको फोकस होकर पढ़ना है। कॉमन सेंस तो लास्ट में होता है, वो तो हम सेकेंडरी चीज़ है कि जब हम स्मार्ट तरीके से कैसे पीटी को निकालें, है ना। फिर यहाँ पर तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। फिर देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये जितने भी पक्षी होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि इनके ऊपर संकट है, ठीक है, वल्नरेबल टाइप के हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, आईयूसीएन की लिस्ट होती है ना, आईयूसीएन, कुछ जो है जीव जंतुओं के जो है के लिए अपनी सूची जारी करता है कि अलग अलग क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो गया, ठीक है, इंडेंजर्ड हो गया, फिर इसके बाद वल्नरेबल हो गया, इस तरह की जो है चीज़ें निकालता है। तो ये जीव जंतु, पक्षी, पौधे के बारे में तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको ये चीज़ें पढ़ते समय इनको। तो अब ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में आपको ये देखना है कि इसका आवास कहाँ है भारत में, ठीक है। तो आप इसको देख पाओगे कि लगेगा कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी है और पश्चिमी घाट की तरफ भी दिखाई देता है। तो आप कहोगे अब वहाँ की जलवायु देखो कैसी है, तो यहाँ पर भी लगभग 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश होती है, पश्चिमी घाट में भी होती है। इसका मतलब वहाँ पर सदाबहार वन भी पाए जाते होंगे। अब ऐसे आपको लिंक कर करके पढ़ना है कि वहाँ क्या क्या है ऐसा। फिर हॉर्नबिल की आईयूसीएन स्टेटस भी देख लो कि क्या आईयूसीएन में कभी इसको रखा गया है क्या, ये कुछ किसी स्टेटस में। तो अगली बार अगर हॉर्नबिल के बारे में प्रश्न बनेगा तो आप उसकी करने की स्थिति में हो जाओगे, ठीक। तो इस तरह से आपको पढ़ना है कि प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पर है। तब इसमें ऑप्शन दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कहाँ पर होता है, ठीक है। आंसर नहीं बताऊंगा। फिर इसके बाद भारत के हरित भारत मिशन, भारत सरकार के हरित भारत मिशन ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, ठीक है। तो आप इसको देखो, ग्रीन इंडिया मिशन क्या है, ठीक है। अब करंट अफेयर में ये सब चल रहा होता है, करंट अफेयर में कोई चीज टॉपिक चल रहा है उसका बेसिक उठा के पूछ लेता है। तो इसके बारे में जब भी पढ़ो कोई भी चीज़ें, कोई मिशन चल रहा हो तो आपको दिमाग रखना है कि यूपीएससी उससे प्रश्न बना देता है। अब इनके प्रश्नों के ये जो होते हैं कथन, इनको भी पढ़ लो कि इनके स्ट्रक्चर कैसे बना के पूछेगा यूपीएससी। तो उसी स्ट्रक्चर में उस प्रश्न के अंदर खोजने की कोशिश करो कि अगली बार वो क्या पूछेगा। जैसे यहाँ पर लिखा, पर्यावरण लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तथा द्वारा हरित लेखाकरण ग्रीन काउंटिंग को अमल में लाना है, ठीक। ग्रीन काउंटिंग, अब अगली बार कोई चीज़ पूछता है तो उसमें क्या ये पूछेगा क्या, ठीक। फिर इसी तरह से आप जब इनके और ऑप्शन पढ़ोगे तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। तो आप जब भी जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आप प्री के मेंस के क्वेश्चन, मेंस के भी देखोगे तो मेंस का क्वेश्चन वहाँ दिखाई देगा कि हो सकता है कि यूपीएससी इससे मेंस के प्रश्न पूछ ले, ठीक। फिर इसके आंसर दिए हुए हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बताने वाला नहीं हूँ। फिर भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट, फिर आगे देखिए, तो वही कह रहा हूँ ना, पक्षी, पशु, इनके बारे में आपको ध्यान देना है। कोई पौधा है, प्लांट है, उनके बारे में देखना है। फिर इनको ये देखना है कि आईयूसीएन में इनकी स्टेटस क्या है, आईयूसीएन में स्टेटस क्या है। फिर इसके बाद देखो कि साइट्स में क्या स्थिति है, ठीक। फिर भारत की जो पर्यावरण वन, ये जो आपका क्या 1972 का अधिनियम है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। शॉर्ट में अब यहाँ अधिनियम लिखने की जगह नहीं है, ठीक है। 1972 का, इसमें अभी संशोधन भी हुआ 2022 में, ठीक है। तो इनके संशोधन के बारे में देखो कि इनकी जो सूची है, इनमें सूचियाँ भी बढ़ा दी गई हैं, घटा दी गई हैं, वो देखिए। फिर अब देखिए कि कौन कौन सी सूची में इनके स्थान है, इन पक्षियों के, इन पशु के, इन पौधों की, ठीक है। तो आईयूसीएन देख लिया आपने, साइट्स देख लिया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची देख ली। फिर इसके बाद देखो कि ये इस तरह के पौधे क्या भारत में ही पाए जाते हैं। मान लो
कि मान लो ये आपका भारत का क्षेत्र है, जल्दबाजी में आप लोगों को, ठीक है। अब ये मान लो कि भारत में क्षेत्र है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो कह देगा केवल भारत में पाए जाते हैं, ये रखता है, या स्थानीय रूप से भारत में पाए जाते हैं, या पाकिस्तान या आसपास की दशा में। मान लो कि गेंडा है, गेंडा के बारे में नेपाल में भी कुछ, असम के आसपास वाले क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश में भी दिख जाएगा। तो वो कहेगा केवल काजीरंगा में ही पाया जाता है क्या, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से पूछेगा। तो आपको स्थानीय, ये स्ट्रक्चर है कि यूपीएससी इसी तरह के स्ट्रक्चर बना के हमेशा पूछता है प्रश्न। तो आप जब भी पीवाईक्यू देखें तो स्ट्रक्चर को देखें कि यूपीएससी पूछने की संभावना कैसी है। तो जो भी चीज़ आप पढ़ोगे तो एक स्ट्रक्चर में उसको लेकर के पढ़ोगे कि यूपीएससी ने ऐसे प्रश्न बनाए थे। अब खराई ऊँट के बारे में है, तो पहली बात तो ऊँट के बारे में कॉमन सेंस आपको देखना कि कॉमन सेंस क्या है। अब इसमें पूछ रही है समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, पता नहीं। या मैंग्रोव की चराई पर जीता है, मैंग्रोव की मतलब मैंग्रोव को चरता है। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। अब आप कॉमन सेंस इसमें बाद में बताऊंगा आपको, कॉमन सेंस अभी बताऊंगा तो फिर आप लोग भटकने लगोगे, फिर पढ़ाई नहीं करोगे। तो आपको पहले खराई ऊँट के बारे में देखना है। जो भी आप पशु पक्षी देखो तो उनको मैंने जो चीज़ बताई अभी, IUCN और बाकी साइट्स, और उसके साथ साथ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अगर भारतीय पशु है तो ये पक्षी है या पौधा है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक। तो उनके स्ट्रक्चर देख लिए। फिर बाद में हमें जब आप तैयारी कर लोगे तो फिर बाद में कॉमन सेंस की अलग मैं क्लास लेकर के आऊँगा, फिर कॉमन सेंस टेक्निक बताऊंगा कि आपने पढ़ लिया फिर कॉमन सेंस काम करेगा। अगर आपने पढ़ा नहीं, आप सोचो कॉमन सेंस ये जितने यूट्यूब में लेकर के आते हैं क्लास, इनके चक्कर में रहोगे तो पढ़ाई आप कभी नहीं कर पाओगे, ना कभी सफल हो पाओगे। क्योंकि ये लोग का तो व्यूज़ बढ़ाना इनका काम है, ये व्यूज़ बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि आप ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। इनके चक्कर में ज़्यादा मत रहना, आप पहले पढ़ाई करिए और जब आपकी बेहतर पढ़ाई हो जाएगी फिर आप कॉमन सेंस टेक्निक को अप्लाई करिए, तब कॉमन सेंस टेक्निक भी अप्लाई होगी। जब पता ही नहीं होगा कुछ तो कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं लगे, 1-2 क्वेश्चन में मार लोगे, खुशी के मारे झूमोगे, और पता चला वहाँ 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, 60 क्वेश्चन, तो फेल हो जाओगे वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, अभी देखिए, कभी कभी समाचारों में, अब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होगे तो आपके दिमाग में रहेगा उनका मूल स्रोत। Annex 1 देश क्या है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल में ऐसी चर्चा होती है। प्रमाणिक उत्सर्जन कटौती, सर्टिफाइड एमिशंस रिडक्शन, नगोया प्रोटोकॉल। स्वच्छ विकास क्रियाविधि, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्योटो प्रोटोकॉल। अब आपको ये पढ़ना है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, ये तीनों जाकर के आपको पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इनसे कुछ ना कुछ घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको इनको पढ़ो, फिर ये जब पढ़ लोगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी कि क्या सत्य क्या गलत है, ठीक। लेकिन ये चीज़ें आप पढ़िए। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कहीं पर भी इनकी चर्चा मिलेगी तो आप इनको ध्यान दोगे, ठीक, करंट अफेयर में खास करके। फिर अभी देखिए बेसिक से पूछ लिया, पारितंत्र जैव विविधता अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, ठीक। अभी देखिए कि ये जो टीब है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब नामक पहल, अब ये पहल उस समय कुछ होगा, करंट अफेयर में चल रहा होगा तो ये पूछा गया है। तो ये पहले जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं। अब इनको आप देखिए कि यूनेप क्या होता है, ठीक। फिर इसके बाद यह एक विश्वव्यापी पहल है, जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्र और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन, अधिग्रहण में धारणा की सहायता करता है। अभी देखिए ये स्ट्रक्चर है। अब आपको ऐसी कोई पहल अगर चालू हो तो यूपीएससी की पूछने की संभावना रहती है, तो उनको विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ो, ठीक। फिर हम चलते हैं आगे, अब इसके कूट दिया। अब देखिए कभी कभी समाचार फिर आ गया करंट, इसका मतलब है कि पीवाईक्यू सिलेबस तो आपको देखना ही देखना है। इनसे तो प्लस ना सिलेबस तो बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है प्री में या मेंस में, तो हमको पीवाईक्यू देखना। और पीवाईक्यू के साथ साथ हमको करंट अफेयर पे बार बार फोकस रहना, क्योंकि ये पूरा पेपर जो है करंट अफेयर बेस्ड है। अब उस समय काफ़ी चल रहा था गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट, ये किससे संबंधित है, तो इससे सैंपल पूछ लिया ये किससे संबंधित है। आपको पता भी होगा ये चीज़ें कि ये पश्चिमी घाट से संबंधित है क्या, तो आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना। अब मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा, नहीं बता देता आपको, ठीक है। तो आप इसको देखिए कि कोई अगर समिति है तो जैसे पहले साल आएगी, मान लो कि अभी चर्चा में चल रही मान लो, तो बहुत लोग अवेयर नहीं होते तो सिंपल पूछ लेता किससे संबंधित है। अब इसके बारे में अगली बार हो सकता है कि पश्चिमी घाट के बारे में विशेष तौर पे कोई कथन रख देगा, उसके बाद पूछ लेगा कि ये समिति इस क्षेत्र के बारे में कुछ अनुशंसा कर रही थी क्या, तो अगली बार, तो इसलिए ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। फिर क्या पूछा, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाला रेड सैंडर्स, फिर पशु के बारे में आ गया। फिर आपको IUCN देखना है, IUCN। फिर इसके बाद साइट्स, अब इनके बारे में आज पढ़ो भी जा करके, ठीक है। मैंने बुक लिस्ट बता रखी है और बुक भी बता रखी है कि दृष्टि पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक आती है, उससे आप देखिए, इनका बेसिक आपको वहीं से मिल सकता है, ठीक। और बाकी NCERT जो मैंने चैप्टर्स बताए आप देख सकते हो दोबारा जा करके, उनको देखिए। इसके साथ साथ भारत का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उसमें संशोधन 2022 में हुआ, उसको देख सकते हो, ठीक। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक, ये देख सकते हो। तो ये तीनों को देखो, ये क्या क्या है इसके संदर्भ में, ठीक।
अभी इसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ जंतु जो होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत नहीं आएंगे क्योंकि भारत में नहीं मिलते, तो इनको भी ध्यान आपको देना है। ठीक, ये नहीं कि सब चीज़ को रखते रहो। क्या दक्षिण, अब देखिए दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की प्रजाति है, सिंपल है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। अब ये क्या होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है रेड सैंडर्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक, ध्यान रखना। फिर हम चलते हैं ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अभी इसके बारे में कि ग्रीन हाउस गैस जो बन रहा था, मतलब बढ़ रही है, उसके लिए एक नियम बनाया गया, प्रोटोकॉल बनाया गया। अब उसके मतलब कि उसके संपर्क में उससे संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। तो इसका मतलब उस समय चर्चा में ये सब हर साल चलते रहते हैं। आप जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वगैरह अखबार पढ़ोगे तो आपको ये सब डेली दिखाई देंगे ये मुद्दे। तो इनके बारे में आपको डेली पढ़ना है, थोड़ा बहुत मतलब अवेयर रहना। फिर मंथली मैगजीन आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक, तो चलते हैं सीधे। अब देखिए इनको देखिए, आप इनके इसको देखिए कि ये क्या क्या है। ये देखिए ये क्या है, REDD+। अब स्पेशल आप लोग कहोगे तो इनके लिए मैं इन्वायरमेंट की अलग क्लास भी ला के बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको कैसे पढ़ना है केवल वो समझना है। तो इसके आप ऑप्शन पढ़िएगा, ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और कैसे तैयारी करनी है। अब ये टॉपिक होते हैं, अगली बार इनसे संबंधित यूपीएससी फिर प्रश्न बना देगा, क्योंकि यही 2 4 10 20 25 मुद्दे होते हैं जो चलते रहते हैं। क्लाइमेट चेंज से संबंधित है ना, कोई जंतु पूछ लेगा है ना, कोई मतलब कि कोई जीव पूछ लेगा, कोई पौधा पूछ लेगा। इस तरह से यूपीएससी प्रश्न घुमा घुमा के पूछता रहता है। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या था, REDD++ था। अभी देखिए REDD+ प्रोग्राम, अभी फिर पूछ लिए। अब इसके बारे में आपको पढ़ने की मतलब कि अगर प्रश्न बनाया तो इसका मतलब 2 प्रश्न बना रहा है एक ही टॉपिक से। अब 2 प्रश्न बना रहा है तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर UNREDD लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा, विश्व बैंक द्वारा बहुपक्षीय REDD+ लिखा है। अब दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा जाके देखो समझो। तो ये पढ़ते समय आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, इनके ऑप्शन को जरूर पढ़ना है कि अगली बार यूपीएससी जब प्रश्न बनाएगा तो ऑप्शन कैसे रखेगा, तो उन्हीं ऑप्शन के हिसाब से आपको पढ़ना है। जब भी पढ़ो तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें बसी होनी चाहिए। फिर क्या है, अभी देखो दिल्ली का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ रहा है, पोल्यूशन को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही। तो ये आपको यूपीएससी आपसे अपेक्षा करती है कि आप इतना जो है जलवायु परिवर्तन की वजह से और फैक्ट्रियों कंपनियों की वजह से जो एयर जो है घातक मतलब कि वायु जो है उसकी गुणवत्ता जो है कैसी है, कमज़ोर होती चली जा रही है। तो आप IAS अधिकारी बनने जा रहे हो या IAS अधिकारी हो, मान लो कि IAS अधिकारी बन गए हो, तो आपसे अपेक्षा की जाती होगी कि आप ऐसे प्रोग्रामों को, ऐसी पहलों को मतलब कि ये जो प्रदूषण फैल रहे हैं तो इनको कम करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो इनमें तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि इनमें क्या क्या पाया जाता है। तो ये सिंपल शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। अब इनको बारे में पढ़ना है कि इनमें कौन कौन से जो है गैसें पाई जाती है, कौन सी जहरीली होती है, कौन से मानव के किस अंग को प्रभावित कर सकती हैं। ये थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का देखना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं देखना कि मानव के अंदर जाकर के मानव के हृदय को सीधे हृदयघात हो जाता है और अंदर जाकर के उसमें जो ऊतक होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये नहीं, सिंपल देखना कि कौन से अंग को प्रभावित कर सकती हैं। सिंपल, अगर बहुत ज़्यादा घातक है तो यह मानव को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, और इनके रोकथाम के उपाय क्या हैं, तो बस जैसे आपने रोकथाम के उपाय जैसे सोचे वैसे आप मेंस की तरफ मूव कर गए, है ना। तो यही चीज़ें जब आप प्री और मेंस एक साथ पढ़ते हो तभी आपका प्री निकलेगा। बस ये कि थोड़े से फैक्टों को अलग से ध्यान रखना है। फिर देखिए मैंने UNFCCC की चर्चा करी, ये देखो फिर आ गया पेरिस क्लाइमेट डील जो थी उसको लेकर के। अब इनके बारे में पढ़ो, रोको कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखिए मेन फोकस इसी पे था कि 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना बढ़ने पाए, 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना बढ़ने पाए तापमान। ठीक है, तो इनके बारे में आपको चर्चा करनी है, ऑप्शन रोक करके पढ़ना। तो मेन फोकस है आपको UNFCCC, UNFCCC और UNCCD कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। और कोई जीव है तो वो कहाँ पर, उसकी IUCN के बारे में पढ़ना है आपको कि जीव है कोई तो उसके बारे में पढ़ो, साइट में उसकी क्या स्थिति है, जीव जंतु या पौधे की साइट्स में उसकी क्या स्थिति है। ठीक है, उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में पढ़ो कि भारत में क्या स्थिति है। जब आप इन सब चीज़ों को पढ़ोगे, इन्हीं से घुमा घुमा के यूपीएससी प्रश्न पूछता है। बाकी करंट से अपडेट रहना है आपको। अब इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं, आपको जब एलिमिनेशन मेथड आपको बताऊंगा तो ये ऑप्शन आपके करने की तरीके भी बताऊंगा। फिर पूछ रहा, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में दर्जा दिया गया। अब ये भी आपको करंट अफेयर से आ जाएगा कि राज्य ने किसको तितली का दर्जा दिया, तो आपको इनमें देखना है। ठीक है, अब आंसर बताने का तो बता दूंगा, आपका फैक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अपने मन से खोजना है कि तितली को भी राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसी बहाने और राज्यों को देख लो तो PCS के लिए आपको तैयार हो जाएगा कि पता चला कि किसी राज्य में बारहसिंघा किस राज्य का जो है प्रतीक है ना,
किस वृक्ष देख लो, कौन से राज्य को, खासकर उत्तर प्रदेश वाले ज़्यादा देखें, है ना। तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। हालांकि पैटर्न अभी यूपीपीसीएस का भी थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन यूपीएससी को फॉलो करता है। तो यूपीएससी पहले जैसे प्रश्न बनाता है, जैसे 2016 इससे पहले के प्रश्न बनाता है, तो यूपीपीसीएस अब उसी तरह के प्रश्न बनाने की ओर मुड़ रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो ही आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं तो फिर फालतू आप कैसे भी करते रहोगे और एग्जाम इतनी आसानी से यूपीएससी का नहीं निकलेगा। इसलिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह से आप फोकस रहोगे तो बहुत जल्दी एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आपके साथ लगा रहूँगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत है, हर तरीके से आपकी मदद होगी। उत्तर लेखन अभ्यास भी आप निरंतर करते रहिए जैसा मैं करवा रहा हूँ, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।